मैंने कहा कहां कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है वर्कोनी में, प्रॉब्लम आ रही है वर्कोनी में। मैंने कहा कोबाल्ट उठाओ। कोबाल्ट होता क्या है? कोबाल्ट होता है 3d7 4s2। कोबाल्ट क्या होता है? 3d7 4s2, यही होता है। अब मान लो जब 3d7 था, इसने क्या लिखा है? तुम्हें भी नहीं चमका, ऊपर से गया ना। अब मैं समझाती हूँ। कोबाल्ट होता है 3d7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बात सबको समझ रही है? कोबाल्ट है 3d7, चलो निकल कर लो या वेनेडियम कर लो। उसके कहने का तात्पर्य यह है, कह रहे कोबाल्ट था 3d7 4s2, कोबाल्ट था 3d7 4s2, ये था। कह रहे मान लो कोबाल्ट को निकालने के लिए तुम्हें 20 एनर्जी चाहिए थी। मान लो कितनी एनर्जी चाहिए? कोबाल्ट के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 20 एनर्जी, 4s के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 20 एनर्जी चाहिए। मैंने कहा चलो, जब कोबाल्ट का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 4s1 बन गया, ये बन गया भाई, 20 एनर्जी देके मेरा ये बन गया। अब मैंने कहा देखो ये जो 3d और 4s का एनर्जी गैप है ना, ये काफी कम होता है, तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दो। अब जैसे ही आपने 4s वाले इलेक्ट्रॉन को 3d में भेजा, अब देखो ये वाला इसके साथ एक्सचेंज कर पाएगा, ये वाला इसके साथ एक्सचेंज कर पाएगा, ये इधर इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। जबकि पहले कितने एक्सचेंज हो रहे थे? पहले केवल 2 एक्सचेंज हो रहे थे। यानी कि जैसे ही आपने कोबाल्ट को 3d7 4s2 से 3d7 4s1 में कन्वर्ट किया, तो आपका 3d और 4s का इलेक्ट्रॉन आगे पीछे आ गया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या हो गए? बढ़ गए। अब अगर मेरे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए, तो एक्सचेंज बढ़ने से एक्सचेंज एनर्जी निकलेगी। एक्सचेंज एनर्जी मान लो यहाँ पर 5 की एक्सचेंज एनर्जी निकल गई, मुझे इतनी देनी थी, इतनी निकल गई, तो ओवरऑल मुझे देनी कितनी पड़ी? 15। इसीलिए मैंने कहा था वर्कोनी के केस में एक्सेप्शन है भाई, जितना तुम्हें देना था ना, कुछ एनर्जी निकल रही है, जिसकी वजह से ऐसा दुनिया को लगा कि तुमने कम दी है। तुमने दी तो 20 ही थी, मगर 5 निकल गई, तो दुनिया की नजरों में दुनिया को लगा कि तुमने कितनी दी है? 15। ये सारी चीजें इन्होंने यहां लिख रखी है जो हमारे ऊपर से गई। मैंने इसी सारी चीज को थोड़ा सा सिंपलर वर्जन में समझा दिया। ये जो लाइन लिखी हुई थी ना कि एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से इट ऑल्टर्स द रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल, उसका मतलब बेसिकली ये था। इन्होंने कितनी आसानी से एक लाइन लिख दी, बच्चे को नहीं चमकी ना, तुम्हें भी नहीं चमकी थी, बट जब इस चीज को मैंने इस तरीके से बताया तो तुम्हें समझ आ गया ना, हाँ मैम बात तो सही है। तो वही कहानी यहाँ पर हमें लिख कर दे रखी है। अब मुझे बताओ क्या ये चीज चमकी? ठीक है, क्या ये चीज सबको अच्छे से चमकी? भाई देनी मुझे अभी भी 20 पड़ी, मगर उसमें से 5 निकल गई, 5 निकल गई, तो दुनिया को लगा कि यार इन्होंने तो 15 दिए। और 5 निकली क्यों? क्योंकि जैसे ही 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में गया, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए। अब देखो जो अपनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें जो इंक्रीज आ रहा है वो बहुत ही कम का आ रहा है। मतलब जैसे इधर 20 का आ रहा है, 20 या 30, इधर तो ड्रॉप हो रहा है। इधर अपना 3 का इंक्रीज आया, फिर 50 का इंक्रीज आया, कुल मिला के ये +50 या उससे लेस का इंक्रीज आ रहा है। 50-50 का ही इंक्रीज आ रहा है बस। लेकिन जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसमें हज़ार का इंक्रीज आ रहा है। इधर भी ज़्यादा का इंक्रीज आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें बहुत ही कम इंक्रीज आ रहा है, और जो सेकेंड और थर्ड है उसमें स्टीप इंक्रीज आ रहा है। द वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी along a series of transition elements is much less in comparison to the variation along a period of non transition elements। यही चीज़ अपन ने देखी अभी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, जो वेरिएशन है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू कोई भी अदर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज, यानी कि पी ब्लॉक, एस ब्लॉक वगैरह। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल increases, but the magnitude of increase in the second and third ionization enthalpies for the successive elements is much higher along a series। यही चीज़ हमने देखी अभी, सेकेंड और थर्ड जो है वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो रही थी, स्टीपली, और जो फर्स्ट वाली थी वो ऐसे इंक्रीज हो रही थी। The irregular trend in the first ionization enthalpy of the metals of 3d series, though of little chemical significance, can be accounted by considering that the removal of one electron alters the relative energies of 4s and 3d orbitals। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम क्यों हुई, इसका रीज़न बता रहे हैं अब। असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया ये।
तो एसर्शन अपना ये हो गया, ये पूरा पैराग्राफ तो एसर्शन हो गया कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो वेरिएशन कम है उसका, और सेकंड और थर्ड का बहुत स्टीप है। अब रीज़न ये दे देंगे, ये पैराग्राफ रीज़न में आ गया। इरेगुलर ट्रेंड अपना क्यों है, इसकी वजह से। ये तो तुमको पेपर में अगर तुम सीधा करके जाओगे तो तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब भी समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स का जो रिलेटिव एनर्जीज है वो ऑल्टर हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, स्कैंडियम का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वो होता है 3d1 4s2। 3d1 और 4s2, और यही स्कैंडियम +1 का लिखते हैं एक बार, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया है, ठीक है, इधर से इधर में। अब अपन देखते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा। तो अभी जो फर्स्ट वाला केस है इसमें एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला केस है ये इलेक्ट्रॉन इसमें इधर आ जाएगा डी में कूद के, तो एक्सचेंज जो है वो इन दोनों का आपस में हो पाएगा। मगर इधर कोई एक्सचेंज हो ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए इधर एनर्जी रिलीज होगी। कह रहा है द थ्री टर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी आर। अब देखो वो टेबल कहां गई, ये भी क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। 326 478 515 फिर से कम हो गया, अरे भैया बारीक क्रोमियम के लिए कम हो गया। फिर मैंगनीज के लिए देखा मैंने कहा ये तो और ही कम हो गया, फिर 416 425 430, फिर कॉपर के लिए कम हो गया, और जिंक के लिए सबसे ज्यादा कम हो गया। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में कहां फर्क आ रहा है, सोचो। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में क्यों फर्क आया, सोचो सोचो। क्योंकि जहां जहां नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कमेंगे वहां मेटल मेटल अट्रैक्शन कमेगी, मेटल मेटल बॉन्ड कमेगा, मेटल मेटल का बॉन्ड वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको एटोमाइज करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो ये था एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का डेटा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का जो ट्रेंड होता है स्कैंडियम टू जिंक में, वो इंक्रीजिंग है, मतलब 326, फिर 473, फिर 515, 397। अब इधर आया डिप, 397 ये और छोटा हो गया, 281, फिर इंक्रीजिंग हुआ 416, 425, 430, 339, इधर आया डिप और इधर आया डिप। तो ये चार जगह गड़बड़ हुई है, और ये चारों चीज़ें, मतलब चारों चीज़ों का जो रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, सबको पता होता है। तो एक बार उसको सुन लेते हैं। और ये फेवरेट एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनका रीज़न सबसे सिंपल है। तो अपन को ये पता है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3d5 4s1, 3d5 4s2, और जो 3d10 4s1, 3d10 4s2, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। ये हाफ फिल्ड हो गया और ये फुल फिल्ड हो गया। तो इससे इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में डिप क्यों आया, डिफरेंस क्यों आया। अब सोचो कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं, एटमाइजेशन की। एटमाइजेशन की मतलब जैसे कि ये पूरा मॉलिक्यूल है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, जैसे क्रोमियम को लेते हैं। एटमाइजेशन का क्या मतलब हुआ, इसको एटम्स में ब्रेक करना, ऐसे ऐसे ऐसे। उसके लिए हम एनर्जी देंगे, आग लगाएंगे, इधर एनर्जी देंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो ये एनर्जी इनमें कम रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि इनमें आपस में बॉन्डिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इंडिविजुअल होना चाहते हैं। इनमें आपस में मतलब बॉन्डिंग जो है वो वीक है। अट्रैक्शन जो है आपस में मेटल मेटल, इसको क्या बोलते हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग ही तो है इधर, मेटल मेटल बॉन्डिंग। ये आपस में इधर वीक है। अब वीक क्यों है, वीक क्यों है, क्योंकि जो एम है मेटल यानी कि क्रोमियम, ये खुद में ही खुश है, क्योंकि इसका संत बन चुका है, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये संत बन चुका है, संत बन चुका है, तो इसको दूसरे मेटल की कुछ नहीं पड़ी। तो मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि ये खुद में ही खुश है, खुद में ही संत बन चुका है, खुद में ही परमात्मा बन चुका है, खुद में ही खुश है ये। तो इसको दूसरे से कुछ नहीं पड़ा, ठीक है, दूसरे की कुछ नहीं पड़ी है। बिल्कुल सेम रीज़न इधर भी है, ये खुद में ही खुश है, ठीक है।
तो मेटल मेटल बॉन्डिंग नहीं होगी तो इनका आपस में प्यार ही नहीं है, तो ये ग्रुप में रहना नहीं चाहेंगे, एक फैमिली के अंदर एक फैमिली में रहना नहीं चाहेंगे, तो ये इंडिविजुअल हो गए, इंडिविजुअल इंडिविजुअल ही खुश हैं ये। इस वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन चारों का वीक होगा। अपन इसको ऐसे भी सोच सकते थे, मतलब ऑपोजिट सोच सकते हैं बच्चे और गलत कर सकते हैं इसको, कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जैसे अगर स्टेटमेंट 1-2 में दे दे वो कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो क्रोमियम मैंगनीज कॉपर और जिंक का बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो ट्रेंड है इंक्रीजिंग ट्रेंड उसमें पीक पे होता है, सबसे हाई होता है, इनकी वैल्यूज ज़्यादा होती हैं। तो इसको हम, और रीज़न ये सोच लें हम कि मतलब रीज़न उसमें लिखा हुआ आ जाए असर्शन रीज़न में और हम उसको सही करके आ जाए, तो गलत हो जाएगा ये। अब रीज़न क्या आ सकता है उसमें कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका 3d5 3d5, तो इसको एटमाइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, ये रीज़न आ सकता है, और ये हमको सही भी लगेगा उस टाइम के लिए और इसको हम सही मार्क भी कर देंगे। पहले मेरे को भी यही लग रहा था कि हाँ यही रीज़न होगा, मगर हम लॉजिकली सोचें तो ये थोड़ा ना कोई रीज़न हुआ। मतलब एटमाइजेशन का मतलब देखो होता क्या है, एटमाइजेशन का मतलब देखोगे ना, मतलब होता क्या है एटमाइजेशन, फिर सोचोगे कि एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है या कम, उससे समझ में आएगा। पहले हमको यही नहीं पता एटमाइजेशन का मतलब क्या है, ये तो हम इलेक्ट्रॉन निकालने से कंपेयर कर रहे हैं इसको। तो एटमाइजेशन का मतलब हो गया उसको इंडिविजुअल एटम्स में ब्रेक करना। जो तुम इग्नोर मारे थे, तुम देखो एक ही टेबल को मुझे कितनी देर समझाने में लगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ध्यान से देखो, कह रहा है अगर मुझे कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी कंसीडर करना है तो आयोनाइज मैं कैसे करूंगी? पहले मैं अपने सॉलिड मेटल को गैसियस मेटल में लेके जाऊंगी। देखो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। किधर गया हमारा ये रहा। अगर मैं किसी भी मेटल सॉलिड से M पॉजिटिव एक्वस बनाने की बात कर रही हूं, मुझे मेटल सॉलिड से M प्लस एक्वस बनाना है, तो पहले मेरे को मेटल सॉलिड से मेटल गैस बनाना पड़ेगा, एटोमाइजेशन करनी पड़ेगी। फिर M गैस से M पॉजिटिव गैस बनाना पड़ेगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर M पॉजिटिव गैस से M2 पॉजिटिव गैस बनाने के लिए मुझे दोबारा यहाँ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। बाद में मुझे हाइड्रेशन करनी पड़ेगी और मेरे पास क्या निकलेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि 3-4 चीजों को मिलाकर आपको E0 वैल्यू लिखनी होती है। क्या क्या मिलाना है? एटोमाइजेशन मिलानी है, एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, ये सारी रिक्वायर्ड है। ये क्या है? रिलीज। 3 चीजें रिक्वायर्ड है, मतलब एटोमाइजेशन रिक्वायर्ड है, IE1 रिक्वायर्ड है, IE2 रिक्वायर्ड है, और हाइड्रेशन क्या है? रिलीज। अब ये मैंने समझाया, अब तुम एनसीईआरटी देखो क्या कहती है, ध्यान से देखना, ये पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है द 3 टर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी आर अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। कह रहा है किसी भी चीज को अगर आप आयोनाइज करना चाहते हो, आपको सबसे पहले ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना अट्रैक्टेड है। ओके, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कितनी है, एंड द एक्सचेंज एनर्जी, तीसरी है एक्सचेंज एनर्जी। 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कह रहा है एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन व्हेन सेवरल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई। अब जो मैंने आपको शॉर्ट में अपने तरीके से समझाया, ये सारी चीजें इन्होंने यहां पर समझा रखी हैं। एक लाइन देखो, कह रहा है देयर इज नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6 कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा है Mn प्लस हैज 3d5 4f4। देखो मैंगनीज होता है 3d5 4s2, जब मैंगनीज प्लस बनाओगे तो वो होगा 3d5 4s1, जब मैंगनीज प्लस 2 बनाओगे तो वो होगा 3d5। कह रहा है Mn प्लस हैज 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम प्लस इज 3d5। Therefore, ionization energy of Mn plus is lower than that of Cr plus। अब आप मुझे करके बताओ, इसको छोड़ो, आप मुझे करके बताओ Mn प्लस को आयनाइज करना है, Cr प्लस को आयनाइज करना है, दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? मैंने कहा मैम एक मिनट, मैंगनीज क्या होता है? मैंगनीज होता है 3d5 4s2, तो Mn प्लस क्या हो जाएगा? 3d5 4s1। सही बात है। क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम होता है 3d5 4s1,
क्रोमियम प्लस क्या होगा 3d5। अब एक बात बताओ, जैसे ही मैंगनीज प्लस के एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर क्रोमियम प्लस के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने से उसकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगी। तो क्या ये बात चमक रही है कि मैंगनीज प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी से कम होनी चाहिए। बस ये छोटी छोटी, यही तो पेपर में आएगा। पेपर में वो इतना ही पूछेगा, बताओ Cr प्लस और Mn प्लस में से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी और क्यों। असर्शन रीजन का सवाल है। कौन सी स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट है इनकरेक्ट है, यही आपसे पूछा जाता है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, यही जो एनसीईआरटी की लाइनों में लिखा हुआ यही पूछा जाएगा। आगे देखो, कह रहा है द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज मेटल्स इज +2 टू फॉर्म M+2 आयंस फ्रॉम द गैसियस स्टेट द सम ऑफ first and second ionization energy is required in addition to the enthalpy of atomization. The dominant factor is the second ionization enthalpy, which shows unusually high value of chromium plus and copper, where M plus ions have D5 and D10 configuration. कह रहा है चाहे आप क्रोमियम प्लस की बात करो या कॉपर प्लस की बात करो, इनसे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है टू फॉर्म क्रोमियम +2 या कॉपर +2, वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है। The value for zinc is correspondingly low as the ionization causes the removal of one 4s electron, which results in the formation of D10 configuration. The trend in the third ionization energy is not complicated by 4s orbital factor and shows the greater difficulty of removing electron from 3d5 and 3d10 of Zn2+. मतलब आपने इसी टेबल, इसी पूरे के पूरे पैराग्राफ में, ये 2 पैराग्राफ है एनसीईआरटी के, इन्हीं पूरे पैराग्राफ में देख लिया कि बताओ आयनाइजेशन एनर्जी किस किस की पंगे वाली होती है, क्यों पंगे वाली होती है, क्रोमियम प्लस और Mn प्लस में क्या फर्क आएगा, Zn2+ क्यों बनता है, मैंगनीज 2+ क्यों आसानी से बनता है। ये सारे क्यों क्या के आंसर्स ही पेपर में पूछे जाते हैं, इसके बाहर चीजें नहीं आती है। चमका, ठीक है मैम। Mn प्लस है 3d5 4s1 है, हाँ जी मैंने क्या लिखा है, Mn प्लस 3d5 4s1 ही तो लिखा है। अब Mn प्लस से Mn2+ बनाना आसान है, क्योंकि इस 4s को निकालते ही मैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में चली जाऊंगी, जो मेरे लिए एक वाव चीज है। समझ गए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर यही पूरे मतलब अभी तक जितना भी हमने करा ना, उसमें से यही थोड़ा पंगे वाला था, एक ये और एक जो टेबल दे रखी है, उसके बाद सब आसान है। एक ये जो टेबल है, ट्रेंड्स दे रखे, यहां तक गंदी चीजें हैं, उसके बाद एवरीथिंग इज ओके, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, मगर यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाना चाहिए हमें। देखो कह रहा है one of the notable features of transition element is the great variety of oxidation state as they show in their compound. आपको ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार ये सवाल पूछा गया था आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कह रहे सबसे ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वैरायटी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो स्कैंडियम केवल +3 शो करता है, टाइटेनियम 234, वेनेडियम 2 3 4 5, क्रोमियम 2 3 4 5 6, मैंगनीज 2 34 5 67, फिर आयरन 2 3 4 और 6, कोबाल्ट 2 3 4, निकल 2 3 4, कॉपर +1 +2, जिंक +2। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि भाई इसको मगअप करके चलो, बट एक आइडिया होना चाहिए कि मैंगनीज सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कह रहा है द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट एक्सट्रीम एंड्स, ईदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज, जैसे स्कैंडियम या टाइटेनियम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं कि वो उनको लूज करे, या फिर टू मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स, हेंस फ्यूअर अवेलेबल इन विच शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर फॉर हायर वैलेंस, यानी कि कॉपर और जिंक। देखो बीच वाले ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, साइड वाले कम कम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स देने लायक है ही नहीं। अब सरस्वती है ही, स्कैंडियम है ही 3d1 4s2, तो हद 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा ना, ठीक है। अब जिंक है ही 3d10 4s2, तो भैया ये हद 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है ना, क्योंकि 3d10 को तोड़ना तो बहुत मुश्किल काम है। आगे देखो ये जो छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, आप बच्चों को शायद इसकी इंपॉर्टेंस अभी ना चमके, बट आप देखना, हाँ ये इसी डब्बे में से पेपर में सवाल आते हैं और अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, और सिर्फ वही बच्चे इन सवालों को कर पाते हैं जिनका थोड़ा सा बेस स्ट्रांग है, जिनको चीजों की समझ है। देखो
कह रहा thus early in the series scandium 2+ is virtually unknown. scandium 2+ एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्कैंडियम केवल +3 में ही रहेगा. स्कैंडियम 2+ क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि 3d1 है, 3d1 वाला अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ये चाहता है यार मेरे को तो 3d0 बना दो, मैं नोबल गैस बन जाऊंगा. तो स्कैंडियम 2+ एग्जिस्ट ही नहीं करता. And titanium 4 is more stable than titanium 3 और titanium 2. टाइटेनियम लिखना, सरस्वती तेरी क्या होगा 3d2 4s2, यही होगा 3d2 4s2. कह रहे अगर टाइटेनियम को +2 में रखो तो ये बन जाएगा 3d2, अगर टाइटेनियम को +3 में रखो ये बन जाएगा 3d1. वो कह रहा है भैया ना मुझे +2 में रहना है, ना मुझे +3 में रहना है, मुझे टाइटेनियम +4 कर दो, मैं 3d0 आ जाऊंगा. तभी उसने लिखा देखो टाइटेनियम का +4 ज्यादा स्टेबल है. अब ये सवाल जब पेपर में आता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मोर स्टेबल, Ti2+ Ti3+ Ti+4, तब तुम्हें नहीं चमकता, फिर तुम कहते हो आउट ऑफ सिलेबस आ गया. ये आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी ना, तो एनसीईआरटी का सवाल है. आगे देखो, कह रहा है एट द अदर एंड द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज +2, क्योंकि कोई डी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है. द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी कॉरेस्पॉन्ड इन द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ S एंड D इलेक्ट्रॉन्स अप टू मैंगनीज. जैसे कह रहा है TiO2, कह रहा है टाइटेनियम TiO2 में. अब यही असर्शन रीजन का सवाल आ जाता है, बच्चा कहता है पता नहीं कहां से आ गया, कहीं से नहीं आया. टाइटेनियम +4 क्यों आया? क्योंकि टाइटेनियम में D भी 2 थे, S भी 2 थे, तो D और S इलेक्ट्रॉन्स को मिला दो, इसीलिए टाइटेनियम +4 में आता है. VO2+ X -4 is 1, X की वैल्यू +5. वो पूछेगा वेनेडियम पे +5 कहां से आया, तो देखो ना सरस्वती तेरी वंदना 3d3 4s2, तो D और S को इलेक्ट्रॉन को मिला दो, आंसर 5 आ रहा है. वो कह रहे हैं इसीलिए जितने D इलेक्ट्रॉन्स और जितने S इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मिला दो, वही जनरली उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है. Followed by rather abrupt decrease in the stability of higher oxidation state. So typical examples are iron 2 3, copper 2 3, cobalt 2 3, nickel 2, copper 1 2 and zinc. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें थी जो हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जो The elements which give the greatest number of oxidation states occur in or near the middle of the series. मतलब जो elements हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देते हैं वो मिडल ऑफ द सीरीज में आकर करते हैं. और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ, इसका रीज़न भी वैसे बताया है इधर कि उसमें या तो मतलब उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो